जाओ खाना खाने। गुलों में बंद कर दो बैठ। एक बार बताना, बोर्ड दिख रहा है क्या? क्या साफ दिख रहा है ना एकदम? हाँ भैया। बस क्या दूर है थोड़ा। अब देखना। हाँ सही है क्या? भैया वो पीछे वाली लाइट ऑफ कर दो ना फिर। कर रहा हूँ। अब सही है? ठीक, कल कहाँ तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने? कल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी अल्फा बीटा दोनों बताए थे। आज स्ट्रक्चर अल्फा हो गया, अल्फा और बीटा हो गया। अल्फा अल्फा हो गया था। भैया बीटा एक भी चीज पूछना था। बताओ। वो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, जरा सा बता देते ना। ठीक है, बता रहा हूँ। इसके लिए वैसे अक्कल रूल पता होना चाहिए, अक्कल रूल। वो 11th वाला है, नहीं पता है वो, तो हाँ, इसलिए तो नहीं पूछ पता रहे हैं। क्या? नहीं नहीं भैया। पता? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है। देखो, चलो ये एरोमेटिक पूछ रहा है, एरोमेटिक। ठीक है, वैसे जनरल बता देता हूँ। चलो एक बार, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उनको दो तरीके में बांट देते हैं अपन। एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एक होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है ना? इनको अपन इसमें एलिफेटिक होता है। क्लोज चेन वाला को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना? सही है। चलो ये है। और तुमने पूछा क्या है? एरोमेटिक पूछा है ना, एरोमेटिक। तो देखो, कंपाउंड जो होता है ना, उसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन यहाँ पर। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, और एक होता है नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक तो बहुत सिंपल सा है। जो एरोमेटिक भी नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक दोनों में से कोई नहीं होगा, उसको क्या बोल देंगे अपन? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अब देखो, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। एक रेजोनेंस, जानते हो तुम रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे स्पेलिंग ही नहीं आ रही। डिलोकलाइज, डिलोकलाइज, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और रेजोनेंस होने के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। में होना चाहिए।
कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है ना? क्या में होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए। इतना समझ में आता है? मतलब अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड या अल्टरनेट पाई बॉन्ड। जैसे मान के चल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब बताओ इस कंपाउंड में बीच में क्या आ गया? sp3 आ गया, समझे? इसमें क्या है sp3 या बेसिकली? 2? sp3 है ना ये तो, इस पे तो हाइड्रोजन है ना भाई मेरे। अरे कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, कॉन्जुगेटरी सिस्टम का मतलब होता है अल्टरनेट क्या होने चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिल जाए, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड लॉन पेयर मिल जाए, या डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज मिल जाए, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। इस तरीके से कॉन्जुगेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा के कभी? कॉन्जुगेटरी सिस्टम नहीं भैया, तो तुमने रेजोनेंस कैसे सीख लिया फिर भी? वो भी नहीं पता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी नहीं पता? नहीं, तो फिर एरोमेटिक कैसे समझ में आएगा? इसलिए तो पूछे भैया। तो इसके लिए तो फिर मेरे को अलग से टाइम देना पड़ेगा, उसको फिर बाद में बात करेंगे। तुम्हें तो कुछ नहीं पता इसका, ठीक है? 11th पढ़े ही नहीं है। हाँ तो वही तो बात है, तो फिर इसको तो अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? अगर ऑर्गेनिक पढ़ाई मैंने तो फिर मैं डिटेल में बताऊंगा सारा 11th का बेसिक लेके जब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि फिर पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, 1 घंटा अपना, समझे? ये एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर पूरा एक्चुअल में तुम्हें ना बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता, तो तुम लोगों को मैं आगे कैसे समझा सकता हूँ? फिर समझ में ही नहीं आएगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हें तो फिर हर जगह डाउट आने वाला है ना। तुम्हें जब ये नहीं पता कॉन्जुगेटरी सिस्टम क्या होता है, तो तुमने तो केवल एक रेजोनेंस, मेरे हिसाब से केवल रट लिया है, रेजोनेंस है, सही है ना? तुमने तो रेजोनेंस को रट लिया है, कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ भाई, नहीं किसने भैया। पूछा था रेजोनेंस? वो एरोमेटिक पूछा किसने था? हम, अमन। हाँ ठीक है ना, तो चलो तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अगर टाइम बचा तो पहले आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा खत्म करना चाह रहा था, ठीक है ना? समझे? हाँ भैया, वो चलो उसमें भी ठीक। आ रहा था ना, तो इसलिए समझ कहाँ में पे, नहीं आ रहा कहाँ पे आ रहा था एरोमेटिक? था। वो हेलो एल्केनर, हेलो एल्केनर। हाँ वहां तो आएगा यार, वहां तो बिना बिना एरोमेटिक और इसके तो यार काम ही नहीं चलेगा यार, मैं कह तो रहा समझ हूँ में भी तो आना चाहिए। हाँ तो वही, काम तो नहीं चलेगा, पर तुम लोग क्या है ना, बच्चे 11th को निकाल देते हैं हवा में, उनको लगता है 11th में कुछ है ही नहीं है। जबकि मैं मानता हूँ कि नहीं, और 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती तो तुम 12th की केमिस्ट्री को ना रटते ही रहोगे तुम ऑर्गेनिक को, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी मैकेनिज्म बेस्ड है, समझ रहे हो? और मैकेनिज्म अगर तुम्हें पकड़नी है, ऑर्गेनिक अगर सीखनी है, तो उसके लिए हमें 11th की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा, फिर तो तुमने इफेक्ट भी नहीं सुने होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीसोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, कुछ नहीं सुना होगा तुम लोगों ने तो शायद, ठीक है ना? हम्म, चलिए तो मैं बताता हूँ फिर एरोमेटिक को, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फिर तो, और क्या, ठीक है? अगर पढ़ाने का वो मिला तो चांस, वरना अभी तो बायोमोलिक्यूल को फोकस करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, बायोमोलिक्यूल नहीं। नहीं है ना? नहीं। चलिए, तो कल अपन ने अल्फा हेलिक्स देख लिया था, है ना? अल्फा हेलिक्स में क्या था? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी कि नहीं थी? हाँ। हाँ, हाँ ठीक। और तुम्हारी जो नोट्स है ना, इसमें लिख रहा है कि आफ्टर ईच 4 पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे मान के चलो ये अमीनो एसिड 4 है, 4 अमीनो एसिड जुड़े हैं, ठीक है? तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, इसका जो NH है, यहाँ पे मान के चलो NH है, ठीक है ना? यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड होगा, तो इस हाइड्रोजन के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हर 4 पेप्टाइड के बीच में क्या होती है? 4th पेप्टाइड के बीच में हो जाती है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं समझे? देखो जैसे मैंने ऐसे कॉइलिंग बनाई थी ना, यहाँ पे पहला पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तो चौथा पेप्टाइड बॉन्ड, तो चौथे और पहले के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे? जी भैया। अब यहाँ पे मैंने फिर किया, ये आया 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड बचा, इससे हो जाएगी, समझे? हाँ।
कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नहीं भैया। अब बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट की। ये ऐसी दिखती है। वैसे कभी कागज को फोल्ड किया है क्या? हाँ। हाँ। कागज से सांप बनाते कई लोग, फोल्ड कर दो कागज को, बीच में से फोल्ड कर दो। तो मैं कैसे समझाऊंगा तो, समझाता हूँ। अरे यार तबीयत खराब सी लग रही है मेरे को मेरी। तुम लोगों का शेड्यूल तो आ गया ना सीबीएसई वालों का ना? जी भैया। विवेका भैया ने डांट लगाई कि नहीं लगाई ये बताओ मेरे को पहले। नहीं तो। नहीं लगाई क्या? जब ऐसा होता है बीटा प्लीटेड शीट दिख रहा है क्या ऐसा? हाँ भैया। हाँ। समझ गए क्या? ऐसे सांप सांप को बनाते हैं ना, क्या करते हो तुम लोग? पंखा बजाने का बनाते होता है ना वो। हाँ जो भी बनाते हो, ठीक है ना? पंखा। तो ऐसे ये दिख रहा है ना, एकदम बैंडेड सीट जैसा दिख रहा है। आउट इन आउट इन आउट इन, बिल्कुल ऐसा दिखता है बीटा प्लीटेड सीट। ठीक है ना? हाँ भैया। चलिए, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन गया, तो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? इंटर हुई ना, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना। जी भैया। तो अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। हाँ हो ठीक है, जाएगा। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। इनके बीच में क्या होगी? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो इसी कारण बस ये क्या रहते हैं, एक दूसरे से प्लेट की तरह दिखते हैं। समझ में आया? जी भैया। और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहती है, स्ट्रेचिंग होती है इनमें, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो जाती है ना, कितना भी खींच लो इसको। तो सीधी कहानी है ना, ये है मॉलिक्यूल, यही तो है। इसको कंप्रेस कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना? सही है ना? अब हाँ। इसको जब स्ट्रेच करोगे तो कितना मैक्सिमम एक्सटेंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना? हाँ हो आया समझ जाएगा। में? हाँ भैया। जी तो ये भैया। हो गया बीटा बीटा बीटा। इसका एग्जांपल है हाइब्रियन प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होता है सिल्क में। कल मैंने अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल नहीं बताए थे ना? नहीं भैया। इसके एग्जांपल है केराटिन। केराटिन अपन ने पढ़ी थी ना फाइबर प्रोटीन में, जी मायोसिन। भैया। और एक हाँ। ट्रोपोमायोसिन का नाम सुना है क्या? ट्रोपोमायोसिन। सुना होगा बेटे। सुना चलो नहीं 11वीं है। क्लास की 11वीं क्लास की एनसीईआरटी देख लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी भैया। भैया। समझे? अब देखो, मैंने कल तुमसे पूछा था कि कौन सा वाटर सॉल्यूबल है, कौन सा वाटर इनसॉल्यूबल है, तो याद रखना जो प्राइमरी, तुमने तो पता है मेरे को, तुमने तो देखा नहीं होगा, तुम दुष्ट हो ना तुम। प्राइमरी सेकंड स्ट्रक्चर दोनों होती है वाटर इनसॉल्यूबल। क्या होती है दोनों? वाटर। इनसॉल्युबल। और टर्सरी और क्वाटरनरी क्या होती हैं? सॉल्युबल। वाटर सॉल्यूबल। तुमने देखा कहीं पे? हम नहीं देखेंगे। गूगल में। ठीक है ना? हम नहीं देखेंगे ना। चलिए, समझ में आया बीटा प्लीटेड शीट? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है, साफ कर दूं? कर कोई दीजिए। दिक्कत? समझ में आ गया ना? हाँ। अब क्या आया? अब कौन सा बचा? टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्सरी स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये? भाई सीधी कहानी है, ये मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द प्रोटीन के पास होता है। ठीक है, समझ में आया? एंजाइम का नाम सुने हो? हाँ।
एंजाइम का नाम सुने हो क्या? तो एंजाइम जो होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर में? टर्सरी में। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन टर्सरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है और ये भी पूछ चुका है कि एंजाइम कौन सी स्ट्रक्चर में रहते हैं, कौन सी फॉर्म में रहते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या क्वाटरनरी? टर्शियरी। टर्सरी। आया समझ में? हाँ भैया। ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जो प्रोटीन होगी वो और ज्यादा बाइंड हो जाएगी। समझ में आया? हाँ भैया। देखो जैसे ये एक प्रोटीन बन गई। अब बताओ, एक साइड पे NH2 फ्री होगा तो उसका ड्यूट्रायन बना दूं मैं, हाँ। और एक साइड में C+H फ्री रहेगा, पेप्टाइड चेन बनेगी। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? ये होगा आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। और तुम बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है हर जगह? हाँ। हाँ। हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो ही सकता है। और बताओ पेप, तो यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड होंगे? आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी। सही है। क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक और बॉन्ड कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलना है, हाँ। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलना है इन जगह पे। जी भैया। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल कौन सी स्ट्रक्चर में नहीं था? प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं था। और कौन सा बॉन्ड और मिल सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड। और उसके अलावा कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं ना? जहां पे कुछ नहीं होता वहां वान डर वाल तो होता ही है। समझ में आया ना? अब एक्चुअल में क्या होता है, मान के चलो कोई एरोमेटिक अमीनो एसिड है, जैसे फिनाइलएलेनिन मान लो इसको, ठीक है? तो ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्योंकि तुम्हें पता है सारे जो R ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर से रिपल्शन करते हैं ना, पता है ये? हाँ। हाँ। ये बेसिकली बॉन्ड नहीं होता, ये केवल ऐसा होता है कि बहुत सारे हाइड्रोफोबिक ग्रुप एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होने लग जाएगा। वही एक वान डर वाल फोर्स है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। बहुत वीक होता है, बहुत वीकेस्ट होता है ये। ठीक है। अब नीट वाले तुमसे क्या पूछेंगे पता है? यहां से तुमसे ये पूछेंगे यहाँ पे कि टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये रट लेना नींदों में, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पेप्टाइड बॉन्ड तो कॉमन सेंस लगा ही दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही होगा। डाइसल्फाइड और हो सकता है। डाइसल्फाइड कौन बनाएगा? फॉर्म बाय सिस्टीन अमीनो एसिड। एक चीज याद रखना, मैथियोनिन के पास सल्फर होता है क्या? हाँ होता है। लेकिन याद रखना, मैथियोनिन डज नॉट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके। ये रट लेना यार, इसका मेरे को अभी तक रीजन नहीं मिल रहा यार, मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना? हाँ। तुमसे पूछे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दो हैं, तो दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं क्या? तो आंसर क्या है? नो। नहीं। केवल कौन बनाता है? सिस्टीन। ठीक है ना? समझ में आ गया इतना? हाँ भैया। तो बताओ, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर डिफॉर्मिटी आती है तो बताओ एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देंगे क्या? हाँ। तभी तो होता है ना कि एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। अगर उससे ज्यादा या कम होता है तो एंजाइम अपना वर्किंग करना कम कर देते हैं, या फिर कई केसेस में होता है एंजाइम वर्क करना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रोटीन आर टेम्परेचर सेंसिटिव। अब टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों भाई? सारी चीजें बॉन्ड की कहानी है ना, और जब तुम टेम्परेचर दोगे तो बॉन्ड हो जाएंगे वीक। समझ में आया? हाँ और जब भैया। बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगी ओपन, और स्ट्रक्चर ओपन होते ही क्या होगा? सिस्टम खत्म। सिस्टम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। भैया। चलिए, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। टर्सरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हाँ। चलिए, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शियरी।
टर्सरी, सबसे ज्यादा टर्सरी। शायद बोलो, सबसे ज्यादा क्वाटरनरी होगा भैया, नहीं समझ में आया? हाँ, वो हमको आया लगा सिर्फ भाई, के बीच में। तभी तो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। कोई चीज कॉम्प्लेक्स बनेगी तभी तो स्टेबल बनेगी ना। साफ कर दूं? हाँ, कितने बच्चे जवान हो रखे हैं? 12। क्या? क्या? कुछ नहीं। चलिए चलिए, अब बात करते हैं, किसको नींद आ रही भाई? किसी को नहीं। तो लग रहा कोई आवाज ही ले रहा है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी में नहीं होता, होता क्या है, व्हेन एनी प्रोटीन मोर देन वन chains are present, ठीक है, and each polypeptide chain टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं आया? ये नीचे वाला समझ में नहीं आया। सेकेंड क्या नहीं लाइन आया बता? समझ नहीं। पूरा लाइन समझ। ये हाँ बोल रहा है, मान के चलो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो ये एक टर्सरी प्रोटीन हो गई, ठीक है, ये टर्सरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। हाँ, अब कोई प्रोटीन है जिसमें ऐसी कई चेन है, जैसे 2 मान लो, तो अब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये दूसरी नंबर होगी, ये पहले नंबर होगी, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी। आया समझ में? हाँ, आ गया कि नहीं आया? हाँ, नहीं। आ गया ना? और ये वाटर सॉल्यूबल होती है और मोर स्टेबल। कोई दिक्कत है क्या इसमें, इतने में? फिलहाल तो नहीं जैसे है। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन का नाम सुने हो? हाँ, इंसुलिन क्या, कहां से निकलता है, अब तो बता दो भाई मेरे। पेनक्रियास। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। और पेनक्रियास, ठीक है ना? तो तुम जब हाँ बायो बायो अभी तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस चल रहा है भैया, जब तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो इंसुलिन में 2 चेन होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। उनके नाम होते हैं ए और बी। तो ए चेन में तो होते हैं 21 अमीनो एसिड और बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड। तो टोटल इंसुलिन में मिला के होते हैं 51 अमीनो एसिड, ठीक है ना? हाँ, हाँ जैसे जैसे ये ए चेन है ना, ए चेन, और ये बी चेन है, ये आपस में जुड़ी रहती है डाई सल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड। ये क्वेश्चन नीट में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है कि इंसुलिन के अंदर जो चेन्स होती हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, ए और बी चेन। इस बार भी आया था शायद, डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड। और हीमोग्लोबिन में होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे एडल्ट हीमोग्लोबिन भी कई टाइप का होता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करूं तो उसमें होती है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। थैलीसीमिया पढ़ लिया क्या? थैलेसीमिया, हाँ। हाँ, तो उसमें अल्फा अल्फा थैलीसीमिया होता है, बीटा थैलीसीमिया होता है ना। हाँ, तो उसको उसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो 4 चेन है ऐसे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की कि ग्लोबिन की केवल? ग्लोबिन। ग्लोबिन। ग्लोबिन, क्योंकि मैंने बताया ना ग्लोबिन ही। तो ऐसे ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपस में जुड़ी हुई है, इसको बोल देते हैं हीमोग्लोबिन। आया समझ में? हाँ, हाँ
ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने बताया ना, 2 अल्फा 2 बीटा का मतलब क्या हुआ कि 2 तो अल्फा हेलिक्स हैं, 2 बीटा हेलिक्स हैं, ऐसा मान सकते हैं? नहीं मान सकते। अल्फा हेलिक्स नहीं है यहाँ, क्योंकि ये भी टर्सरी, ये भी टर्सरी, ये भी टर्सरी, ये भी टर्सरी, जबकि अल्फा बीटा हेलिक्स कहाँ पे थे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थे ना। हाँ आया समझ में? हम्म, तो ये दोनों तो याद ही रख लेना, हीमोग्लोबिन में कितनी चेन होती है और इंसुलिन में कितनी इंसुलिन चेन में होती है। इंसुलिन तो बहुत काम का है, इस बार पूछ लेगा तुमसे। और ये क्वेश्चन शायद तुम्हें एमसीक्यू में बना के दे दे कि इंसुलिन की दोनों चेन आपस में कौन से जुड़ी रहती हैं। तो क्या नाम है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? अभी डाइसल्फाइड। जब इंसुलिन जब बॉडी में बनता है, जब इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, उसका नाम होता है प्री प्रो इंसुलिन। उसमें होते हैं 86 अमीनो एसिड, फिर उसके टर्मिनल से बॉन्ड हटा दिए जाते हैं, फिर उससे बनता है प्रो इंसुलिन। और फिर प्रो इंसुलिन में क्या होता है, 3 चेन होती है, ए चेन, बी चेन और सी चेन। जब इसको भी प्रोसेस किया जाता है तो प्रो इंसुलिन कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव इंसुलिन, इन विच द सी चेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रो इंसुलिन। समझ में आया कुछ? नहीं। नहीं आया ना? फिर मैं बता रहा हूँ, सीधी कहानी है कि जब इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब प्रो इंसुलिन हाँ में 3 चेन होती है, ए चेन, बी चेन और सी चेन, लेकिन वो होता है इनएक्टिव। अब इंसुलिन तो एक्टिव ही फॉर्म में ही तो काम करेगा ना, हाँ समझे? हाँ तो उसके लिए क्या करते हैं, सी चेन को हटा देते हैं उसमें से, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक। समझ गए? हाँ इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ हो रहा है। हो रहा है क्या? चैट में किसने क्या लिखा है भैया? अच्छा, अरे यार बैक कैसे होगा रे? आया समझ में? हाँ तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझ में आई तुम लोगों के? कोई दिक्कत है क्या? बोलो बेटे। अभी तो नहीं है अभी तो नहीं। नहीं है ना? ना। चलिए बात करते हैं। तुम्हारा कल टेस्ट है ना बायोमोलिक्यूल का? हम्म, बता दिया है ना मैंने? कहां तक पूछना है मेरे को? हाँ। पूरा? पूरा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। केवल कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप अपना नोट से लें। अब मैं कहीं से भी दूंगा, मैंने जितना पढ़ाया वहां, जहां से कुछ भी पूछूंगा मैं। भैया ऑनलाइन टेस्ट होगा क्या? ऑनलाइन नहीं, मैं उनको भेज दूंगा भैया को। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हाँ थोड़े बहुत आउट भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं समझना कि केवल किताब से दे दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझाई भी है मैंने, समझ हाँ। रहे हो ना। तो और डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? बोलो। खराब हो जा बस, क्या होता है? खराब हो जाएगा। जाना। खराब हो जाना, सही है बिल्कुल। अब खराब हो जाना कैसे होगा? टेम्परेचर राइज कर दो इसका। हम्म, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? खराब। अनफोल्ड हो जाएगा और लॉस कर देगा अपनी स्ट्रक्चर को। हम्म, उससे क्या होगी, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खराब हो जाएगी। अपने को तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से ज्यादा मतलब है ना। हाँ हाँ तुमने कभी देखा है कि बॉडी में इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, डायबिटीज हो जाती है, सुना है ये बात? हाँ हाँ सुने। तो उसको मुंह से क्यों नहीं दे सकते, ओरल ही दे दो। ऑलरेडी वो डाइ खराब हो सकता है एंजाइम खराब जो नहीं, तो अभी प्रेजेंट। सही बोल रही थी, डाइजेस्ट हो जाएगा वो। समझ गई? क्योंकि वो प्रोटीन है और हमारे स्टमक में जाती पेप्सिन उसको तोड़ देगा। अब इसको क्या हो जाएगा, ये अनफोल्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो अभी जाएगा। तो ये हो गया डीनेचर्ड प्रोटीन। डीनेचर प्रोटीन है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन लॉस हो जाएगा ना। हाँ याद रखना, अनफोल्डिंग डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीनेचुरेशन में क्या होता है, 2 डिग्री और जो 3 डिग्री होते हैं ना, वो 1 डिग्री में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन डीनेचुरेशन में 1 डिग्री प्रोटीन नेवर डिस्ट्रॉय। क्योंकि अगर 1 डिग्री डिस्ट्रॉय होगी फिर वो प्रोटीन रही क्या?
नहीं। नहीं। फिर तो वो फ्री अमीनो एसिड्स हो गए ना। हाँ। हाँ। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री होती है कि नहीं होती है, बच्चे इसको भी लगा देते हैं, उनका तो डीनेचरेशन मतलब बिगाड़ना है केवल। ठीक है ना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, ऑमलेट खाते हो तुम, हाँ हाँ। खाते हैं। तो एग को क्या करते हैं, एग को जैसे ही जो एग योक होता है उसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं, तो उसका जो प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। एल्बुमिन बताया था ना मैंने। और एक हाँ। एग्जांपल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, लैक्टिक एसिड जैसे ही दूध में डाल देते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है ना, वो डीनेचरेशन ही होता है। ठीक है। हाँ। और डीनेचरेशन पीएच चेंज से भी होता है। समझ रहे हो ना भाई। तुम हाँ। यूं देख लो, ज्यादा खा लेते हो तो एसिडिटी हो जाती है, कितनी हालत खराब हो जाती है। हाँ। हाँ। तो भैया थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो एंजाइम्स में भी इफेक्ट आता है। ठीक है ना, पीएच चेंज होता है बॉडी के अंदर। समझ में आया। हाँ भैया। कोई दिक्कत है जी इसमें। भैया। नहीं। प्रोटीन क्लियर है एकदम। हाँ। अब एक हाँ। बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। समझ में नहीं आया कुछ तो पूछ लेना। प्रोटीन खत्म। ठीक है। समझ गए। हाँ। दुआ भी लगे ना मुझे। चलिए, काय पे आ जा बेटे। अब कुछ कहानी एंजाइम्स की बता देते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं ना। हाँ। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं क्या। हाँ। ग्लोबुलर एंजाइम प्रोटीन। बेटे हमारी बुद्धि होगी खराब। यार बायोलॉजी वाले हो तुम लोग, ऐसे बोल रहे हो। ट्वेंटी 3 नहीं, क्या होता है ये, राइबोसोम होता है, एक एंजाइम होता है। ठीक है ना। तीस से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं अच्छे से। ठीक है ना। सम एंजाइम्स हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड में क्या बोलते हैं, अरे यार कुछ हाई टेम्परेचर पे काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक पॉलीमरेज। तुम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे इसको। ठीक है ना। एक थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे मिलता है। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना है। आर्की बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करते हैं मतलब एग्जिस्ट। तो उनके एंजाइम भी 100 पे काम कर रहे होंगे, जबकि नॉर्मली तो एंजाइम नहीं करते ना 100 पे काम। हाँ। हाँ। आया समझ में। हाँ। ठीक है। अब एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम वर्क एज बायोकैटलिस्ट एंड इंक्रीज द rate of reaction रिएक्शन। by taking reaction through a alternate path by decreasing
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी का नाम सुन लिए क्या? हाँ सुनेगा। सुने हैं? चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। इतना इतना समझ में आया तुम लोगों के? हाँ ठीक है। एंजाइम्स के एग्जांपल तुमने पढ़ने होंगे, कैटेगरी पढ़ी होंगी। आइसोमरेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, ठीक है ना, और ऑक्सीडेज। तुमने तमाम एंजाइम सुने होंगे। एक्सोकाइनेज, एक्सेट्रा। कितने लिखूं मैं? कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है ना। चलो समझ में आया इतना? हाँ ठीक है, लिख लिया ये? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? ये नीचे वाली लाइन तो मैं समझा रहा हूँ अभी और डिटेल में, ठीक है? लिख लिए? मेरी बुद्धि काम करना आज बंद सी कर दी। अब एंजाइम्स के पास होता क्या है? जैसे क्या होता है, ये कोई एंजाइम है, ठीक है ना। इसको बोलती है एंजाइम। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आएगा, ये बाइंड हो जाएगा, बाइंडिंग। इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और आगे क्या होगा? ये एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम फ्री फ्री हो जाएगा और हमारे क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पे जो सबस्ट्रेट जुड़ता है ना, उसको बोलते हैं अपन एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। अब एक होता है होलो एंजाइम, बराबर होता है देखा होगा तुमने, एपो और नॉन प्रोटीन पार्ट को। होलो मतलब कंप्लीट, ठीक है ना। ये तो एंजाइम काम करने का तरीका होता है। अब देखो, एक होता है एक एनर्जी प्रोफाइल कर्व होता है, एक रिएक्शन के लिए, ठीक है। यहां लेते हैं अपन एनर्जी, यहां लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। तो मान के चलो कोई ये रिएक्टेंट था। क्या था ये? रिएक्टेंट। अब मान के चलो एक इंसान है, ठीक है। सपोज ये रोशन है, सपोज ये ठीक है। रोशन है। हम रोशन है। इज द रिएक्टेंट, रोशन इज द रिएक्टेंट। अब इसको एक इंसान गाली देने वाला मिल गया, इसको गालियां दे रहा है। क्या दे रहा है? गाली। गाली। अब गाली देना समझना, कहानी सुनना। इसको गाली दी, गाली दी। अब इसकी एक लिमिट होगी कि इतनी लिमिट तक ये सुनेगा गाली, उसके बाद इसको आ जाएगा गुस्सा और ये अपना गुस्सा निकाल देगा, ठीक है। तो इसका गुस्सा निकालना है, मान के चलो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। क्या है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो एक क्या होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि यहां तक जब कम से कम ये जाएगा ना, मतलब इसको कम से कम 10 गालियां देनी पड़ेंगी जब ये प्रोडक्ट में, मतलब ये जब गालियां निकालेगा। इसको किसी ने 9 गालियां दी तो ये कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आया? हाँ तो वही कहानी, जैसे रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, और ये इसको 10 गालियां पड़ी, इसको 10 गालियां पड़ी। अब जैसे 11वीं गाली आई, इसने क्या किया? इसने भी गालियां देना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये क्या में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। आया कि नहीं समझ में आया? आ गया। तो इसको बोलते हैं इसका थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड। इससे ज्यादा किया तो काम खराब। अब इसको जो 10 गालियां देने तक के लिए जो एनर्जी दी गई ना, उस बंदे ने जितना चिल्लाया गालियों में, इस एनर्जी को बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अब इसको करवाने के लिए एक पार्टिकुलर कोई चीज चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो वो क्या होगा? रिएक्शन कंट्रोलर होगा। रिएक्शन खुद ही चल रही है, उसको मीडियम प्रोवाइड करा रहा है ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो
अब एंजाइम क्या करता है? एंजाइम है एक ऐसा इंसान जो गालियां देता है बहुत भयंकर। गालियां क्या देता है? बहुत भयंकर। बहुत भयंकर गालियां देता है। तो इसकी लिमिट अभी 10 गालियां सुनने की थी। कितनी सुनने की थी? 10 10। गाली। अब उसने क्या है, ऐसी 5 गालियां दे दी कि इसका मूड खराब, और इसने 5 पे ही अपना मामला खराब कर दिया। तो ये तो अभी नॉर्मल था, ठीक है ना, हाँ विदाउट कैटलिस्ट या एंजाइम। अब जैसे ही वो आया ना दूसरा इंसान, उस दूसरे इंसान ने इसकी लिमिट क्या कर दी? घटा दी। लेकिन वो अब ये तो सेम चीज में ही जाएगा, ये तो गालियां निकालेगा ना, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनना अपना। हाँ। तो बताओ इसने क्या किया? इसकी एनर्जी को कम कर दिया ना, एक्टिवेशन को। हम्म। तो बताओ रिएक्शन जल्दी होगी कि देर में होगी? जल्दी होगा। यस, इसी को बोलते हैं एंजाइम, यही करता है बस। आगे कॉन्सेप्ट समझ में? हाँ। ये है विदाउट एंजाइम, और ये क्या है? विद विथ। एंजाइम। समझ रहे ना? ये इसको बोलते हैं पहाड़ पे चढ़ना। तो ये पहाड़ पे चढ़ने को घटा देता है। समझ में आया कुछ? हाँ। बस ये सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसको डिटेल में तो वहां पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन तुम्हारे समझने लायक तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। समझे? जी भैया। कोई दिक्कत है? नहीं। और रोशन को तो ज्यादा ही समझ में आया होगा। हाँ। चलिए, अब जैसे एनसीईआरटी वालों ने एक एग्जांपल दिया है, सुक्रोज का नाम तो तुमने सुना ही है। जी भैया। तो सुक्रोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? सुक्रेज। सुक्रेज। ठीक है ना। तो अब इसका, अब एक तो अपन ने जनरल हाइड्रोलिसिस किया इसको, तो इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड हुई, एनसीईआरटी का डाटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, 6.25 किलो जूल पर मोल, इतनी दे रखी है उन्होंने, ठीक है ना। याद नहीं करना, केवल एक मैं बता रहा हूं तुम्हें डाटा, 6.22 है, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन ने इस पर डाला सुक्रेज, क्या डाला? सुक्रेज। तो एक्टिवेशन एनर्जी केवल रहेगी 2.2 किलो जूल पर मोल। बताओ कितनी डिक्रीज कर दी इसने? 6 से 2.12 पे ले आया। फायदा है कि नुकसान है? फायदा है ना। तो इस चक्कर में एंजाइम का यूज होता है, समझे? जी भैया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए, चलो चलो। एक बार सारे एनसीईआरटी खोल के बैठ जाना। विटामिन पे आ रहा हूँ। विटामिन में मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, रट्टा मार चीज है। विटामिन अपन कहां से लेते हैं? खाना। एक्सटर्नल सोर्स से। विटामिन बॉडी में सिंथेसिस होती है क्या? हैं? बॉडी में सिंथेसिस होता है क्या? नहीं। नहीं। अब विटामिन तुमने नाम सुने होंगे, एक होती फैट सॉल्युबल विटामिन, अमन माइक ऑफ करो। और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये पेपर में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एमसीक्यू में। बताओ फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें ए। के बस याद रख लेना कि बी और सी जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल। ADE के, ठीक है ना। अब इसमें केवल, तो ये बताओ बॉडी में स्टोर होंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या के थ्रू निकल जाएंगे? वाटर के थ्रू। वाटर के थ्रू नहीं, यूरिन के थ्रू। अच्छा वही। हाँ, ठीक है। एक्सेप्ट विटामिन B12 जो होता है वो बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं थियामिन। क्या बोलते हैं इसको? थियामिन, ठीक है ना। क्या? थियामिन बोलते हैं, थियामिन। यामिन। साइंटिफिक नेम है इनके। बताओ विटामिन का मतलब होता है वाइटल प्लस एमीन, ठीक है ना। तो मतलब जिनके बिना काम नहीं होता, ठीक है ना। हम्म। ठीक है। अब देखो,
देखो अब इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने कुछ तो एक दो बकैती कर रखी है, तो इन्होंने ऐसा बोला है कि विटामिन पहले ऐसे दिया गया था, तो इसको इन्होंने ऐसे तोड़ा, वाइटल प्लस एमीन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या कंपाउंड इन विच एमीन ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप? एमीन ग्रुप। लेकिन बट इन मैक्सिमम विटामिन एमीन ग्रुप एब्सेंट। तो उस ई को क्या कर दिया गया? ई इज रिमूव। समझे? ये बहुत छोटी छोटी चीज है, तुमसे पूछ लेगा कि क्यों नहीं ये विटामिन में से ई को क्यों हटा दिया। तो पहले साइंटिस्टों ने बोला था कि जो विटामिन है मतलब वाइटल प्लस एमीन, वाइटल जानते हो जिंदा रहने के लिए। तो बाद में साइंटिस्टों ने जब स्टडी की, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर चेक किया, तो देयर इज नो एमीन ग्रुप्स इन द मैक्सिमम ऑफ द विटामिन, दैट्स व्हाई ई इज रिमूव्ड फ्रॉम द विटामिन। आया समझ में? आया ना? आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है ना। अब विटामिन की डेफिनेशन जो दी है ना बॉन्डेड लाइन में, एनसीईआरटी ने क्या दी है? इन्होंने दी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट। लेकिन ऐसा नहीं तुम 1 किलो विटामिन खा जाओ, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है ना? फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब मिनिमम जितना ग्रोथ चाहिए बॉडी ना में। मतलब जैसे एक बच्चा मान के चलो कि उसकी 5 फीट हाइट बढ़ सकती थी किसी की, अब तुमने विटामिन की कमी कर दी तो उसकी 4 ही फीट रह गई, तो इसमें क्या हुआ? विटामिन डेफिशिएंसी के चक्कर में काम खराब हो गया ना उसका। तो ये डेफिनेशन तो देखो रट्टा माननी है, और रटना मानना बहुत, मेरे को तो रटने की आदत पड़ी आ नहीं रही है ना, मैं भूल गया बहुत सी चीजें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में करें। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि विटामिन आर रिक्वायर्ड इन फूड, ऑप्शन बना के दे देगा, मॉडरेट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? स्मॉल अमाउंट। ठीक है ना। और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को करने के लिए चाहिए, हर विटामिन का अपना एक अलग फंक्शन होता है, और नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए, ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, और हेल्थ के लिए। समझ में आया? अब इसमें विटामिन के फंक्शन दे आया क्या? आ गया। साफ करते हैं। जी भैया। अब देखो इसमें एक तो टर्म है वो समझ में आ जाए तो मैं समझा देता हूँ। जो टेबल है उसको निकालो, देखो टेबल में पढ़ रहा हूँ एक बार देखना। देखो इसमें विटामिन ए दिया है, विटामिन ए के सोर्स याद कर लेना तुम। काय में मिलता है विटामिन ए? कैरेट में। मुझे जितनी चीजें आती मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो विटामिन ए जो होता है ना, विटामिन ए अपन कैरेट में लेते हैं ना, कैरेट। अब देखो जो कैरेट होता है उसमें होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। जैसे ही बॉडी में जाता है ना, बॉडी में, तो बॉडी में गया लीवर के पास, लीवर के पास एक एंजाइम होता है बीटा कैरोटीनेज। तो बीटा कैरोटीनेज क्या करता है? इस बीटा कैरोटीनेज को क्या कर देता है? बीटा कैरोटीनेज इस पर वर्क करेगा, बीटा कैरोटीन पे, और इसको बना देता है 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है विटामिन ए के। तो इस तरीके से अपने को मिलती है विटामिन, डायरेक्ट नहीं मिलती है, लिवर कन्वर्ट करता है उसको विटामिन ए में। ठीक है ना? ठीक है। अब इसकी ये अब तुम देख लोगे, फिश में मिलती है, कैरेट में मिलती है, बटर में, मिल्क में। ठीक है, याद करना है तुम्हें। तो इसके कमी से क्या हो जाता है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, पिगमेंटोसम। अब जीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता क्या है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। अब बताओ, जब कॉर्निया की हार्डनिंग हो जाएगी, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो लाइट रे सही से रिफ्लेक्ट होंगी क्या? रिफ्रैक्ट होंगी क्या? नहीं। और नहीं होंगी तो काम खराब हो सकता है भैया, है? तुम समझ ही रहे हो, दिखने में दिक्कत, और वहां पे हमेशा क्या रहेगा? पेन रहेगा। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस दोनों तरीके से होती है, कैन ऑल्सो भी जेनेटिक, ये जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है ना भैया ऊपर लॉन्ग क्या लिखा है? क्या?
नाम क्या लिखा है वो? जीरो? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। यहाँ बुक में तो कुछ और दिया है। सॉरी, जीरो जीरो यार, अरे ये तो दूसरा था यार। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम तो अलग चीज है यार। जीरो यहाँ ऑप्थेल्मिया है। जीरो। हाँ, जीरो हाँ वही दिया ऑप्थेल्मिया है। है यार। अरे मैं गलत लिख गया यार। ठीक है, जीरो ऑप्थेल्मिया, समझ में आया। हाँ जी भैया। दूसरा दिया विटामिन यार मैंने अभी विटामिन B12 भी गलत लिख दिया क्या यार। विटामिन B12 का नाम क्या था। चलो एक बार विटामिन B12 वाला करेक्ट कर लेना ना, ठीक है। मैंने बुक ही ले लिया हाथ में अब, ठीक है ना। देखो विटामिन B1 का दिया है। विटामिन B1 से कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? वेरी वेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? एपेटाइट जानते हो? हाँ। एपेटाइट मतलब भूख भूख कम हो जाती है और रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना। हम्म। और उसमें विटामिन B2 में दिया है चीलोसिस, कमी से। चीलोसिस क्या होता है कि जो मुंह है ना उसके कोने फट जाते हैं और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं और स्किन में ऐसा लगता है जलन मच रही है क्या, ठीक है। हम्म। कन्वर्जल्स विटामिन B6 की कमी से होते हैं कन्वर्जल्स। कन्वर्जन जानते हो क्या तुम? नहीं ना। कन्वर्जन होता है कभी कभार झटके आते हैं ना, जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना, हाँ वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं कन्वर्जल्स। एपिलेप्सी में होते हैं ये। एपिलेप्सी को बोलते हैं मिर्गी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 से। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसी की कमी हो जाए। क्या की कमी हो हाँ। जाए? आरबीसी की। आरबीसी। तो विटामिन B12 से मतलब पर्टिकुलरली परनीशियस एनीमिया होता है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एनीमिया कई तरीके का होता है। परनीशियस होता है, मेगालोब्लास्टिक होता है, मैक्रोसाइटिक होता है, मेगासाइटिक होता है, ऐसे इस तरीके से स्पेरोसाइटिक होता है, कई तरीके का होता है एनीमिया, ठीक है ना। ठीक। हम्म। और विटामिन सी से तुम्हें पता है स्कर्वी, ये तो बचपन में ही पढ़े होंगे। स्कर्वी स्कर्वी तो मसूड़ों से खून हाँ। आता है, गम्स से, ठीक है ना। और ये हाँ। जो इनके नाम लिख रहे हैं ना नीचे, राइबोफ्लेविन, एक्सकॉर्बिक एसिड, ये याद रख लेना, ठीक है। ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में और रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ठीक है ना। हम्म। ऑस्टियोमलेशिया में सॉफ्ट बोन हो जाती है और हम्म। जॉइंट पेन रहेगा। अब बताओ, सॉफ्ट बोन हो जाएंगी तो उनमें क्या रहेगी? फ्रेजिलिटी ज्यादा रहेगी, टूटने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। सही से चल नहीं पाएंगे, बॉडी वेट को वो संभाल नहीं पाएंगे। समझ में आया। हाँ। हाँ अपन को भैया। एक चीज बताते हैं विटामिन डी में, तुम्हें इंटरेस्टिंग सी चीज बताओ। जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट, हम्म। तो सनलाइट से विटामिन डी मिलता कैसे है? तो बॉडी के अंदर एक कंपाउंड होता है 7 मिथाइल कोलेस्ट्रॉल। ये कहां प्रेजेंट होता है? स्किन में। तो इस पे जैसे यूवी लाइट पड़ती है ना, हम्म। तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। तो विटामिन डी में कोई चल के नहीं आता। क्या कहते हैं वो, सॉरी, यूवी लाइट में विटामिन डी चल के नहीं आता। बॉडी के अंदर ये कंपाउंड है जो कन्वर्ट हो जाता है काय में? विटामिन डी में। डी। आया समझ में? ये नहीं पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने मेरे हिसाब से, नाम नहीं ठीक है। पता था पर पता है कि स्किन में कुछ प्रेजेंट रहता है। चलो चलो, कोई ना कोई ना। विटामिन ई देखो, विटामिन ई से क्या होता है? विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आरबीसी की फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी और मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी, ठीक है ना। अभी तुमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा एस्टिनोजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, इनमें बताया हाँ। होगा तुम्हें विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ई से क्या होता है। मेरे को तो एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, ठीक है ना। हम्म। और उसके बाद देखो विटामिन के दिया है। विटामिन के से होता है क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। हाँ। विटामिन की समझ में आया ना। ठीक। तो इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को। हाँ भैया। अब बता, कोई डाउट है? यहाँ से आगे अपन न्यूक्लिक एसिड कल पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद पढ़ाना क्या है वैसे? पी ब्लॉक स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया तुम लोगों के? हाँ भैया। तो क्या? ये एक बार स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज समझा देंगे, हमको नहीं समझ आया, घर में देख रहे ठीक है, थे ठीक तो। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ हाँ। ये हाँ। प्रोटीन एक वो विटामिन एक बार पढ़ लेना, ठीक है तुम लोग। ये जी भाई। फ्रक्टोज में क्या नहीं समझ में आया भाई, बता। यो फ्यूरानोज जो बनता था ना। ये देख, पहले तो पता होना चाहिए कीटोन शुगर है ये। हम्म। स्ट्रक्चर में क्या बनाना? CH2H, C डबल बॉन्ड OH,
तुम लोगों को डाउट नहीं आते यार, बहुत कम लोगों को डाउट आते हैं यार। मेरे को उनमें मजे आते हैं जिनको डाउट ज्यादा आते हैं, मुझे भी कुछ सीखने मिलता है उनसे। चल ठीक है ना। अब देख क्या होगा, ये वाला जो होगा इसका लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा, समझा। हाँ। फिफ्थ कार्बन का तो क्या होगा देखियो, ये CH2H क्या हो जाएगा, या तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो खुद OH बन जाएगा ना। इतना समझे। नहीं दिख रहा होगा। रुके रुके एक मिनट। CHOH CH2 कहाँ? ये OH में अच्छा कन्वर्ट हाँ। हो गया, ठीक है ना। तो ये C1 में जुटेगा ना। C1 तो ये रहा ना भाई मेरे, ये दूसरा कार्बन है बेटे। हाँ हाँ। आ गया हाँ। H सावन भी तो जो है बिहरवा, 2 सॉरी 3 4 5 बना दे रिंग। पहला कार्बन हवा में लटकाना है, ठीक है ना, समझे। ये दूसरा कार्बन है, तो दूसरे पे क्या है, OH है, और ऊपर क्या है, CH2OH है। तीसरे कार्बन पे OH इधर है, तो OH को ऊपर बना दे। चौथे पे H इधर है, OH इधर है। अब छठवां कार्बन भी हवा में लटकाना है, CH2OH और ये H है, समझे। एक मिनट भैया देखने दिए। हाँ भैया हो गया। आया समझ में। हाँ हाँ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट। बोलो। भैया कल जो टेस्ट लीजिएगा तो हाँ उसमें जितना पढ़ाए हैं वो, या फिर जितना हम लोग के सिलेबस में उतना? हाँ, अरे वो तो ठीक है, मैं दे दूंगा अपने हिसाब से, तू इतनी क्यों टेंशन ले रहा है। बस पूछ ले रहे हैं क्योंकि सिलेबस में जो आप पढ़ाए हैं ना कुछ कुछ नहीं है। ठीक है, और बताओ, और कोई पॉलीसेकेंड समस्या। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का सेकंड पॉइंट समझा दिए। कहेगा NCERT का। ग्लूकोज। हाँ हाँ हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सेकंड पॉइंट। देखो एक बार खोलने दो बुक यार, बोलो क्या बोल रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है। सेकंड पॉइंट नहीं समझ आ रहा अच्छा है इसमें साइक्लिक ये, स्ट्रक्चर। अच्छा पेंट एसीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्रुप नहीं करता है। अरे ये बोल रहा है ये तो रटने वाली चीज है। देख भाई, पेंट एसीटेट मैंने बताया था तेरे को। समझे। तो ये बोल रहा है कि पेंटा एसीटोन रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वहां पे फ्री CHO एब्सेंट होता है। अब एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर की रिएक्शन हो जाती है इसके साथ में, तो ये भी साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा। अब इसको और सिंपल वे में समझ ले, इसके आसपास इंट्रेंस बहुत है ना, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, तो रिएक्शन हाँ करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, तो इस चक्कर में बोल देते फ्री CHO एब्सेंट है। आया समझ। हाँ हाँ। आ गया ना, ठीक। और बताओ। और तो नहीं, अब पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसको लिख ले यार, मेरे को लिखनी है यार। ठीक है, ठीक है फिर है, मिलते हैं कल, चर्चाएं करते हैं। भैया वो फीसर वाला भी एक बार बता देते ना। क्या बताएं, फिशर वाला बता। पूरा फीसर ही गायब है टॉपिक, मतलब उसको फिर से फिशर एक्सप्लेन छोड़ दे कर अभी, कल के लिए दीजिएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आता डिटेल में, मैंने तुम्हें केवल काम काम का बताया था। बोर्ड लेवल पे आवाज तुमसे नहीं पूछना आ पूछ रहा रहा है, ठीक है ना। भैया आवाज नहीं आ रहा है। समझे। हेलो, आवाज नहीं आ रहा भैया आपको? चलो फिर कल बात करते हैं यार, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। ठीक है, जी भैया। बोलो। हाँ ठीक है।
ठीक है बेटे, मिलते हैं कल। गुड नाइट। एग्जिट गुड करते नाइट हैं। भैया।